तो आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स का रिलेशन पढ़ेंगे, और जो फ्लक्स इंड्यूस होता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स वो भी देखेंगे। पर पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स से हमारे पास ये एक वायर है जिसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, एंड इसमें I amount of electric current is flowing. So let the current flowing through the wire is I. Then we define a term which is known as the current density. So it is denoted by J or small j, and it is equal to total current flowing divided by the cross section area. Okay, so current flowing per unit area is the current density. अब इसमें एक चीज याद कर लो, that this is also equal to sigma times E, where E is the electric field. So J is equal to I by A and J is also equal to sigma E. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो करंट डेंसिटी भी प्रोपोर्शनली ज़्यादा होगी, एंड सिग्मा हेयर इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इनवर्स ऑफ रो और द resistivity. Sigma is conductivity, it is the inverse of rho which is the resistivity of a wire. ओके तो अब इसमें दूसरी चीज़ याद करनी है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे करंट में, इन पर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से इस पर फोर्स लग रहा होगा चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नेगेटिव ई टाइम्स ई। तो इस फोर्स की वजह से इस पर एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव ई टाइम्स कैपिटल ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास से डिवाइड कर दिया तो फोर्स की जगह एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखें तो एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगा, और बीच में वो एक्सेलरेट करेगा बाय दिस अमाउंट। तो हम कह सकते हैं कि उसका एवरेज वेलोसिटी विल बी गिवन बाय v average is equal to v initial plus v final divided by 2। v initial इलेक्ट्रॉन का जीरो है, v final is given by negative e times me by t। Basically final velocity will be acceleration multiplied by time, और अपॉन 2 कर दिया तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गया। ये सब डेरिवेशन है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है फॉर्मूला, दैट एवरेज वेलोसिटी या फिर जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is given by 1 by 2 small e, which is the electric charge times capital E divided by m times the average time taken between two collisions, which is tau। तो उसका डेरिवेशन हमने देख लिया, बट आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 आएगा बिकॉज जब हम एवरेज ले रहे हैं तो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 कर देते। इनिशियल जीरो है, फाइनल वेलोसिटी है एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो फॉर एग्जांपल मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये अभी चलना स्टार्ट हुआ मीडियम में, इसकी वेलोसिटी है 0, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा था। अब बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, जब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया तब उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इसकी स्पीड बढ़ रही थी। तो इस टाइम और इस टाइम के बीच में एवरेज स्पीड होगी 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड, इसलिए 2 का फैक्टर आता है। So drift velocity क्या है? It is the average velocity of an electron from the point when it starts moving till the point when it achieves its first collision with the neighboring electron। उस पीरियड के बीच में इतनी एवरेज स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन चला होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, मास कम होगा तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। टाउ here is the average time between collisions।
तो अगर एवरेज टाइम बिटवीन कोलिशंस ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो ज़्यादा वेलोसिटी पकड़ पाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय रेजिस्टिविटी रो एल टाइम्स ए एंड कंडक्टिविटी इज गिवन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अगर लेंथ और एरिया चेंज होता है तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होता है, रो चेंज नहीं होता। ओके, तो नेक्स्ट आता है पैरेलल और सीरीज कनेक्टर्स। तो अगर दो रेजिस्टर्स सीरीज में है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है R1 प्लस R2, और दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हार्मोनिक मीन हो जाता है दोनों रेजिस्टेंस का। तो इस केस में आता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर दोनों की वैल्यू सेम होती है तो सीरीज में डबल ट्रिपल 4 टाइम्स होते जाते हैं, और पैरेलल में हाफ, 1/3, 1/4 ऐसे होते जाते हैं। अब इसमें आता है एक हमारा पहले तो हम आते हैं हमारे किरचॉफ्स लॉ, और फिर आता है एक इम्पॉर्टेंट व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेते हैं। तो अगर ये हमारा सर्किट है जिसमें एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है V का, तो अगर हमारे सर्किट में 5 रेजिस्टेंस इस तरह अरेंज्ड हैं, 4 रेजिस्टेंस आर फॉर्मिंग अ साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड 5वां रेजिस्टेंस इनके बीच में कनेक्टेड है। तो मान लेते हैं ये R1, R2, R3, R4 और R5 है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट तब होता है जब R1 if R1 by R2 is equal to R3 by R4। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यूज ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो R5 के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम R5 वाली ब्रांच को हटा सकते हैं और अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास ये 50 वोल्ट्स का सोर्स है, इसमें हमने 4 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं जिसकी वैल्यूज आर गिवन बाय 50 ohms, 25 ohms, 500 ohms और 250 ohms, और बीच वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ohms। So you have to find the current I1, I2 and I3 flowing through the circuit. व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा 50/25 2 है, 500/250 भी 2 है, तो बीच वाले को हम हटा देंगे। अब ये सिंपली दो पैरेलल रेजिस्टेंस हो गए हैं, एक का रेजिस्टेंस है 750, दूसरे का है 75। तो पहले दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट निकाल के टोटल करंट निकाल लेंगे। 50 इज इक्वल टू I टाइम्स द टोटल रेजिस्टेंस, और फिर इंडिविजुअल ब्रांच में जितना करंट फ्लो रहा है वो निकाल लेंगे। ठीक है, मेन था इसमें रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज की वजह से बीच वाला ब्रांच हट जाएगा। अगर बीच वाला ब्रांच हटता ना तो काफी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो जाता। अब हम पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉज। तो इसके दो लॉज इंपॉर्टेंट है, एक तो जंक्शन लॉ और एक तो लूप लॉ। तो जंक्शन लॉ कहता है कि अगर कोई जंक्शन आता है जिसमें बहुत सारे करंट आ रहे हैं और जा रहे हैं, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 जा रहा है, तो नेट करंट इसमें जीरो होगा, या फिर जितना आ रहा है उतना ही करंट जाएगा, यानी कि I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I3। ठीक है, ये है किरचॉफ का जंक्शन लॉ। और दूसरा है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। तो ये कहता है किसी भी लूप के अक्रॉस द समेशन ऑफ चेंज इन वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0। तो जैसा हमने ऊपर वाले डायग्राम में देखा, इधर से इधर जाने में +50 हो जाएगा, अलोंग द वायर नेग्लिजिबल ड्रॉप इन वोल्टेज होता है, और बाकी फिर इधर से इधर पॉइंट आने में दोबारा से वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो 50 से बड़ा था तो इधर से इधर आने में वापस 50 से ड्रॉप होगा, अदरवाइज वोल्टेज लॉ वैलिड नहीं रहेगा।
ठीक है, तो ये दोनों काफी सिंपल लॉज हैं बट हर जगह अप्लाई होते हैं। अब आता है पावर ऑफ अ रेजिस्टेंस। सो अगर सिर्फ रेजिस्टर है सर्किट में, देन पावर इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर, या फिर वी आई, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें आर जो है हमारा वो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। तो जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय Hans Christian Ørsted, who discovered the first experimental evidence of magnetism. So magnetism is basically created due to an oscillating electric field which are created when a charged particle moves. तो इसका भी हमें फोर्स वेक्टर निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर जा रही है सरफेस के, अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय क्रॉस, बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय डॉट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर जा रही है, इसमें हमारा एक सर्कुलर पाथ है। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसका चार्ज क्यू है, उसका वेलोसिटी v है, और रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय स्मॉल आर। तो इस सर्कुलर लूप पर क्या होगा, force का direction will be given by the direction of velocity cross the direction of magnetic field. So जो force का direction है that will be along the center. तो इस केस में जो magnetic force है which is given by QVB, that will be equal to the centripetal force or MEV square by R, क्योंकि पूरा का पूरा मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, therefore that will be equal to the centripetal force. तो इससे हम वेलोसिटी ऑफ द चार्ज निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल विल कम आउट टू बी क्यू बी आर बाई एम। अब वेलोसिटी आ गई तो हम एक सर्कुलर पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में जितना टाइम निकलेगा वो निकाल सकते हैं। सो दैट विल बी गिवन बाय 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी। तो अगर हम v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, टाइम पीरियड ऑफ वन फुल सर्कुलर पीरियड विल बी गिवन बाय, तो v की जगह क्यू बी आर बाई एम पुट करा, सो वी विल गेट 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो ये वेलोसिटी का फंक्शन, या तो डेरिवेशन सीख लो जल्दी से या तो याद कर लो, और ये टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन भी या तो डेरिवेशन सीख लो या तो याद कर लो। तो Okay, इसमें sir. हमने यूज करा द मैग्नेटिक फोर्स acting on a charged particle moving in a magnetic field is given by q times v vector cross b vector. तो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अगर हम राइट हैंड रूल से निकालें, इट वाज पॉइंटिंग अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थे तो क्रॉस प्रोडक्ट में सिंपली v टाइम्स b आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स और फोर्स इस पर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और करंट जा रहा है आई डायरेक्शन में। तो करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई वेक्टर डीएल क्रॉस बी वेक्टर। तो करंट कैरिंग वायर के लिए वी यूज द फॉर्मूला एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
अगर छोटी यूनिट लेंथ है तो वी विल से df इज इक्वल टू आई वेक्टर dl वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो जो इसमें लेंथ का वेक्टर है वो करंट के डायरेक्शन के अलोंग होगा, तो लेंथ वेक्टर विल बी अलोंग दिस। बी वेक्टर ऊपर है, तो जब राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, फिंगर्स को राइट से ऊपर की तरफ कर्ल करेंगे, तो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर इसके अलोंग आएगा। तो हेंस ये जो वायर है हमारी वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो हमने दो फॉर्मूला सीखे हैं, एक है एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बी आई एल साइन थीटा, और दूसरा हमने देख लिया एफ इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये दोनों सेम ही है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर I है विच इज द डेरिवेटिव ऑफ Q, और यहाँ पर V है विच इज द डेरिवेटिव ऑफ L। तो एक का डेरिवेटिव इधर उधर शिफ्ट करोगे तो दोनों फॉर्मूला एक तरह से सेम ही है। ओके, तो अब हम देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल्स। कल हमने देखे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, तो अगर एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज का प्लस क्यू और माइनस क्यू का कॉम्बिनेशन साथ साथ है विद द डिस्टेंस सेपरेटेड बाय d, so this is an electric dipole whose dipole moment is given by qd। तो ये डायपोल का हमने देखा था, अगर हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फोर्स देखें, तो यहाँ पर हमारा फोर्स आता है किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, एंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स वाज गिवन बाय के पी बाय डी क्यू। ठीक है, अगर किसी एंगल पर होता तो cos थीटा sin थीटा भी आता, पर क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्रीज है तो सिर्फ sin 90 वाला या 1 वाला टर्म आएगा, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट्स वैल्यू विल बी गिवन बाय 2 kp बाय dq। ओके, सो ये d नहीं होगा, ये होगा rq, फिर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। अब सेम चीज हम मैग्नेटिक डायपोल के लिए भी लिखेंगे, बट एक ही चीज चेंज करनी है, k विच वाज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह हम एप्सिलॉन नॉट जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लगा के परमिएबिलिटी से रिप्लेस कर देंगे। सो एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट आ जाएगा, 1/4 पाई रहेगा। तो पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस k की जगह हमें म्यू नॉट बाय 4 पाई से रिप्लेस कर देना है, बाकी सब वैल्यू सेम रहेंगी। देखते हैं पहले मैग्नेटिक डायपोल होता क्या है। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है जो I करंट कैरिंग कर रहा है और जिसका एरिया A है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू आई ए। अगर ऐसे n लूप्स होंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा एन आई ए। वहां पर डायपोल मोमेंट था क्यू डी, यहाँ पर डायपोल मोमेंट है आई ए, और n लूप्स के लिए एन आई। ये आपको याद रखना है। तो मान लो हमारे पास ये छोटा सा डायपोल है, इसका करंट इज आई एंड एरिया इज ए, तो इसका डायपोल मोमेंट हो गया आई ए। अब हमें निकालना है कि इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट और इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये डायपोल से आर दूर है, और ये वाला पॉइंट भी मान लो आर ही दूर है। लेट्स से पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो अभी हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला विल बी द सेम। तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है विच इज अलोंग द रेडियल डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट, इस पर फोर्स आएगा 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब। बस जो हमारा k था उसको हमने म्यू नॉट बाय 4 पाई से रिप्लेस करा, जो हमारा p था क्यू डी के इक्वल, वो उसको हमने मैग्नेटिक मोमेंट m से रिप्लेस कर दिया। मैग्नेटिक मोमेंट को किसी बुक्स में म्यू लिखा होता है, किसी बुक में m लिखा होता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड।
पॉइंट ए पर रेडियल वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ एंगुलर वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब। इसमें भी हमने k की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखा, p की जगह m लिखा, बाकी फॉर्मूला सेम है। और अगर बीच के किसी एंगल पर होगा तो एक तो रेडियल कंपोनेंट भी आएगा और एक एंगुलर कंपोनेंट भी आएगा, दोनों का एडिशन कर देंगे, जस्ट लाइक वी डिड फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स। ठीक है, तो बस मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारा रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड था दैट वाज गिवन बाय 2kp बाय आर क्यूब। हमारा एंगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिवन बाय kp बाय आर क्यूब, where p was the electric dipole moment which was given by q times d, and k was equal to 1 by 4 pi epsilon naught। मैग्नेटिक डाइपोल के लिए सारे फॉर्मूला सेम रहेंगे। जो हमारी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी गिवन बाय 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई आर क्यूब, और p की जगह आ जाएगा m, where m is equal to I times a। और जो एंगुलर वाला हमारा मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी गिवन बाय k की जगह आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, p की जगह आ जाएगा m, और r क्यूब की जगह सेम रहेगा। सो दिस विल बी योर एंगुलर मैग्नेटिक फील्ड वेयर m इज इक्वल टू IA। तो अगर n डाइपोल्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स हो जाएगी NIA, और अगर n इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है तो भी हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट n टाइम्स हो जाएगा। पर अभी हम एक ही के लिए कर रहे हैं तो ये आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखा डाइपोल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। अब हम देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज द बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट का किसी भी रैंडम पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास होता था कूलॉम्स लॉ, K इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए होता है बायोट सेवर्ट लॉ। दिस लॉ सेज दैट the magnetic field due to a current carrying wire which has a length dl, and अगर हम वेक्टर भी लगा ले डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, if this wire is carrying a current I along the direction of the length vector, and we want to calculate the magnetic field of because of this small element at a distance r, then the magnetic field because of this infinitesimal length will be given by mu naught by 4 pi। तो k की जगह ये mu naught by 4 pi आ जाता है, फिर आता है I टाइम्स dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर by r cube। So r vector is from the element till the point where we are calculating the field. Small r is the magnitude of this r vector, and क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगा dl क्रॉस r वेक्टर के अलॉन्ग। ठीक है, तो इसको याद करना है आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर बाय r क्यूब वेक्टर। अब अगर आप r वेक्टर का यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्या, क्योंकि यूनिट वेक्टर कर रहे थे तो एक r का मैग्नीट्यूड ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल करते हैं। मान लो हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, ऊपर भी इनफाइनाइट है नीचे भी इनफाइनाइट है, and we have to calculate the magnetic field at a distance r from this infinite wire. This wire is carrying a current I in the upward direction. तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए किस डायरेक्शन में होगी, उसके लिए वी कैन यूज द राइट हैंड रूल। तो हमें पता है ए पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी,
and let us now try to calculate the exact value. एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम जो ये इनफाइनाइट वायर है इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करें. So let us say this angle is given by theta. और y डिस्टेंस पर हमने एक dy लेंथ का एलिमेंट लिया है. The angle between these two is theta. अब हम इस dy एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं. तो इस dy की वजह से मैग्नेटिक फील्ड will be given by the Biot-Savart law. So dB vector will be mu naught by 4 pi I times dl vector cross r vector divided by r cube. So dl vector is pointing upwards, r vector is pointing along this direction. तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट तो नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो पहले dl की तरफ फिंगर्स पॉइंट करेंगे, फिर उसे कर्ल करेंगे, तो थंब विल पॉइंट डाउनवर्ड्स. तो मैग्नेटिक फील्ड तो सही डायरेक्शन में आ रही है. अब इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, सो वी हैव टू टेक द साइन ऑफ दिस एंगल. तो अगर ये वाला एंगल थीटा था, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल विल बी 90 प्लस थीटा. And we know sine of 90 plus theta is equal to cos theta. तो हमारे पास इस लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी वाई टाइम्स आर टाइम्स cos theta divided by r cube. This will be dv vector. तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से हमारा ये कंपोनेंट आएगा अंदर की तरफ. तो अगर पूरी लेंथ के लिए हमें निकालना होगा, सो वी विल हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू माइनस 90 डिग्रीज टू प्लस 90 डिग्रीज. सो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. Therefore the entire magnetic field is given by, जो कॉन्स्टेंट है उनको बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटीग्रल ऑफ डी वाई बाय आर स्क्वायर cos theta from minus pi by 2 to pi by 2. अब हमारा जो इंटीग्रल है वो dy के टर्म्स में है, लेकिन एक थीटा भी है और एक आर स्क्वायर भी है. तो पहले हम आर स्क्वायर को उसके टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे. सो अगर ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x था फ्रॉम द वायर, वी कैन से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, and we can say cos theta is equal to x divided by square root of x square plus y square. तो ये वाला इंटीग्रल बन जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई टाइम्स इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 dy, और cos theta was equal to x divided by x square plus r square to the power 5 by 2. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रल, और y की लिमिट सब आएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, द फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x. ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट की फील्ड निकालनी होती, मान लो किसी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो इस लिमिट्स को हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की जगह उस लेंथ से उस लेंथ तक का ही लेते, तो फिर हमारा आंसर ये ना आता, फिर काफी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो जाता. बट इनफाइनाइट वायर के लिए हमारा ये सिंपल सा मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने इतने सारे स्टेप्स करे, पर इसके लिए एक और सिंपल तरीका भी होता है विच इज नोन एज द एम्पेयर्स लॉ. सो जैसे गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, एम्पेयर्स लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स में यूज होता है.
और ये कैलकुलेशंस को काफ़ी आसान बना देता है। So let's see what is Ampere's law and let's find the same answer mu naught I by 2 pi x using the Ampere's law. Ampere's law कहता है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है या कई सारे करंट कैरिंग वायर हैं, उसके आसपास एक आप ऐसे लूप बना लो, सर्कुलर लूप या कैसा भी लूप। अब इस लूप के अलोंग जब आप बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को इंटीग्रेट करोगे, then this will be equal to mu naught I net. तो अगर एक 10 एम्पेयर्स ऊपर जा रहे हैं, एक 5 एम्पेयर्स ऊपर जा रहा है और एक 7 एम्पेयर्स नीचे आ रहे हैं, then this net current will be 10 plus 5 minus 7 which is 8 एम्पेयर्स। अगर सिर्फ एक ही वायर है तो सिर्फ उसी का करंट आप लिख दोगे। तो अब हम इसको इनफाइनाइट वायर के केस में अप्लाई करते हैं। तो हमारा वायर करंट कैरी कर रहा था I का, वी हैड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द वायर। तो इसके लिए हम एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं इस वायर के चारों तरफ विथ सेंटर ऑन द वायर। सो b डॉट dl का इंटीग्रल आ जाता b टाइम्स 2 पाई r एंड दिस वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट i। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए आता वो आ जाता म्यू नॉट i बाई 2 पाई x। सो एम्पेयर्स लॉ को यूज करके आपको इंटीग्रेशन और बायोट-सेवर्ट लॉ की जरूरत नहीं पड़ती। okay? तो पूरे सर्कल पर जो भी पॉइंट्स हैं सब पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा और डायरेक्शन निकालने के लिए आप राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। सो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। बायोट-सेवर्ट लॉ से नहीं करेंगे, अब हम एम्पेयर्स लॉ यूज करके ये सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है जिसपे करंट I फ्लो कर रहा है। You have to find the magnetic field at point A. तो इसके लिए हम एम्पेयर्स लूप बनाएंगे, एक स्क्वायर जो सेंटर के एक्सिस के अलोंग जा रहा होगा और फिर वहां से निकल के सिमेट्रिकली बाहर आ रहा होगा। अब इस लूप के थ्रू करंट I फ्लो कर रहा है और हमें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए निकालना है। इसमें B एट ए आता है सिर्फ म्यू नॉट I बाई 2r। ये तो इसमें पाई नहीं आता। ठीक है, तो सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट I बाई 2r। इनफाइनाइट लूप के केस में आएगी म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। अब एक और चीज है, अगर ये पूरा सर्कल ना होता, सिर्फ एक आर्क होता, इसका एंगल थीटा होता, तो वही प्रोपोर्शनलिटी हम लिख देते, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज म्यू नॉट I बाई 2r। और क्योंकि सिर्फ थीटा आउट ऑफ 2 पाई का कंपोनेंट है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं थीटा बाय 2 पाई से। अगर फुल सर्कल है तो म्यू नॉट I बाई 2r और अगर सिर्फ थीटा एंगल का आर्क है तो म्यू नॉट I बाई 2r टाइम्स थीटा बाय 2 पाई। तो अगर सेमी सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी म्यू नॉट I बाई 4r। अब इसको हम इस तरह डिवाइड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हर एक आर्क का कंट्रीब्यूशन नीचे की तरफ है, तो ये कंपोनेंट वाला चक्कर नहीं पड़ रहा। डायरेक्शन सेम है इसलिए हम इसे लीनियरली यूनिफॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, अब एक ये क्वेश्चन आता है जिसमें आपकी फाइनाइट वायर होती है और हमें पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। ये एंगल थीटा 2 आपको दिया होता है, ये थीटा 1 दिया होता है और ये वाला एंगल थीटा 2 आपको दिया होता है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी आती है म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी। अगर डिस्टेंस x है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर टाइम्स cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2।
इसके डेरिवेशन में भी बायोट सेवर्ट लॉ यूज होता है और हम बस लिमिट्स इन्फिनिटी वाली नहीं लगाते। तो आप देख सकते हो अगर इनफाइनाइट वायर होता तो θ2 हमारा 180 डिग्री होता और θ1 हमारा 90 डिग्रीज होता। उसमें डालोगे तो वापस वही सेम आंसर आ जाता है। ठीक है, अब एक और केस स्टडी करते हैं इसमें हमारे पास ये रिंग होता है और हमें इस रिंग के सेंट्रल एक्सिस से एट अ डिस्टेंस x पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। इसका हमने कल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस में हमारी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स इसके रेडियल डायरेक्शन के अलोंग आ रही थी और फिर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे थे cos थीटा कर। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या आंसर आता है। कैसे करेंगे इसको? तो इसमें हम इंटीग्रेट ऐसे करते हैं, इस पूरे सर्कल को हम स्मॉल स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला एंगल है इससे हम थीटा लेते हैं और फिर इस थीटा के ऊपर एक डी थीटा वाला इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट लेते हैं। तो पहले हम इस डी थीटा वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। जब ये निकल आएगा तो थीटा को 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करके फुल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम जो थीटा वाले का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो इस थीटा की वजह से द स्मॉल डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड will be given by the Biot-Savart law. So mu naught by 4 pi times इस लूप के अराउंड करंट I फ्लो कर रहा था टाइम्स I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो इस केस में जो हमारा r वेक्टर है वो है इस एलिमेंट से लेके पॉइंट P तक और जो हमारा dl वेक्टर है वो है इसके टेंजेंट के अलोंग। ठीक है, विजुअलाइज हो रहा है। इसका टेंजेंट और r वेक्टर विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद ईच अदर। अगर एक रिंग ऐसे है और एक लाइन ऐसे है तो दोनों 90 डिग्रीज बनाएंगे एक दूसरे के साथ। सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज क्योंकि ये उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है उसका साइन थीटा 1 आ जाएगा। अब डी एल क्रॉस आर कर रहे हैं तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है दैट विल कम अलोंग दिस डायरेक्शन। Therefore we will say the contribution is given by dB vector is equal to mu naught by I by 4 pi। dl की वैल्यू है r d थीटा, सो r d थीटा टाइम्स r डिवाइडेड बाय r क्यूब, सो नीचे r स्क्वायर आ जाएगा और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी। तो अगर ये वाला एंगल हमारा अल्फा है, ये वाला एंगल हमारा 90 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पार्ट्स चेंज करते जाओगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये इस सर्कल के अलोंग चेंज होता रहेगा। अगर हमने ऊपर वाला पॉइंट लिया है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर हम नीचे वाला पॉइंट लेते हैं तो इस डायरेक्शन में होती, पर इसी सर्कल के अलोंग होती। तो हमें सारी डायरेक्शंस में निकालने से अच्छा है सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें और उनको ऐड करें, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इन सारे कंपोनेंट्स का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गिवन बाय cos of 90 minus alpha which is equal to sin of alpha। एंड sin of alpha हमें फिगर से पता है, sin of alpha is given by the radius r divided by x। Sin is the height upon hypotenuse।
तो the differential magnetic field can be written as mu naught I capital R d theta divided by 4 pi r square, और साइन ऑफ अल्फा की जगह आ जाएगा r डिवाइडेड बाय x। एक बार ये सारे स्टेप्स देख लो, क्लियर है या नहीं। ये जो साइन ऑफ अल्फा होगा इसमें हाइपोटेन्यूस हमारे पिंक वाली लाइन है, तो हाइपोटेन्यूस में x की जगह स्मॉल r आएगा। ये जो ट्रायंगल है ये हमारा कुछ ऐसा है। दिस साइड इज स्मॉल r, दिस साइड इज x which is the distance from the center, and ये जो है हमारा रेडियस ऑफ द लूप है कैपिटल R। तो साइन ऑफ अल्फा आएगा हमारा स्मॉल कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ठीक है, एंड कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा लेना है क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना था। सो दिस विल कम आउट टू बी r over small r. So dB vector is equal to mu naught I capital R square by 4 pi d theta by r cube। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई। अब आर क्यूब तो एक कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं। दिस विल बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 4 पाई आर क्यूब times integral of d theta from 0 to 2 pi, which will be equal to mu naught I r square by 2 small r cube। तो अगर हमें क्या दिया हुआ था, स्मॉल कैपिटल आर दिया हुआ था और एक्स दिया हुआ था। स्मॉल आर तो हमने खुद वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, तो स्मॉल आर की वैल्यू को हम वापस रीइंसर्ट कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड विल कम आउट टू बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। डेरिवेशन के सारे स्टेप समझ में आ गए। अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जो करंट आई कैरी कर रहा है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, and we have to find the magnetic field at a distance d from the center. So the final magnetic field will be in the horizontal direction, and the value of this magnetic field will be given by mu naught I r square divided by 2 times r square plus d square to the power 3/2 and pointing to the right। तो अगर ये पॉइंट P सेंटर O पर होता तो इसके लिए हमने पहले ही देख रखा है मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट आई बाय 2r। कैन यू वेरीफाई द रिजल्ट बाय पुटिंग स्मॉल d इज इक्वल टू 0 इन द बिलो इक्वेशन। ठीक है, तो इस एक डेरिवेशन से हमारा दूसरा वाला डेरिवेशन भी हो गया। ओके, तो ये वाला इक्वेशन आपको याद करना है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, नहीं तो डेरिवेशन याद कर लेना और एग्जाम में कर लेना। ओके, अब इसमें भी अगर पूरा सर्कल ना होता, सिर्फ एक सेक्टर होता, तो तब हम क्या थीटा बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई कर सकते थे। इस केस में हम नहीं कर सकते। मेरा क्वेश्चन है, अगर ये फुल सर्कल ना होता, बस एक छोटा सा आर्क होता सर्कल का, और हमें फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता, तो क्या हम ये थीटा बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई करके कर सकते थे फाइनल आंसर को। तो इस डेरिवेशन में हमने बीच में क्या किया था, जब हम ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे थे फुल सर्कल वाले,
तो हमने कहा था वर्टिकल कंपोनेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, इसलिए हमने cos ऑफ 90 माइनस अल्फा लिया था। अगर फुल सर्कल नहीं होगा तो जो हमारे वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल नहीं होंगे और फिर वो भी आंसर में आएंगे। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ फुल सर्कल के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज अ सोलेनॉइड। उससे पहले आप एम्पेयर्स लॉ की डेफिनेशन लिख लो। एम्पेयर्स लॉ काफी जगह काम आता है। इट सेज दैट over a closed loop the integral of v vector and dl vector is equal to mu naught times I included। ठीक है, तो इसका हम एक एक एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन इज अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? बहुत सारे लूप्स होते हैं, एक के ऊपर एक या एक के बाद एक, एंड दे फॉर्म अ करंट कैरिंग लूप। सो हर एक लूप में से सेम करंट फ्लो कर रहा होता है। तो इसके अंदर अगर ये सोलेनॉइड बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है, देन जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड। सो सोलेनॉइड की ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड। आप ऐसे भी देख सकते हो कि हर एक लूप का डायरेक्शन सेम होगा। तो अगर राइट हैंड रूल लगाओ, हर एक सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंट्रीब्यूट हो रही है। तो सभी लूप्स को ऐड कर दोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अलोंग द लूप होगी। तो सोलेनॉइड में अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लूप्स कैपिटल एन है और लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड हमारी एल है, तो स्मॉल एन इज गिवन बाय द नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। अब सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद करना है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई, where I is the current flowing through each loop। एंड इसमें ध्यान रखना है कि स्मॉल एन आता है फॉर्मूला में, कैपिटल एन नहीं आता। तो अगर कैपिटल एन के टर्म्स में लिखना है, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन बेस्ड आती है। अब इसका डेरिवेशन आप एम्पेयर्स लॉ से भी कर सकते हो। तो इसके डेरिवेशन के लिए आपको एक ऐसा एम्पेयर्स लूप बनाना होता है, इसकी लेंथ एल हो। तो सोलेनॉइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, सिर्फ अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड काउंट होगी। और अगर लेंथ एल है तो हम कह सकते हैं एन एल लूप्स और करंट आई इसके थ्रू पास कर रहे हैं। सो टोटल करंट अक्रॉस दिस लूप इज गिवन बाय एन एल आई। और अगर इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ बी टाइम्स एल, बिकॉज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो एल एल कैंसिल हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है म्यू नॉट एन आई। तो एम्पेयर्स लॉ से इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन। अब एक आता है हमारा टोरॉइड। सो टोरॉइड इज ऑल्सो अ सोलेनॉइड which has been rolled in the form of a circular arc। तो टोरॉइड में ऐसे हो जाता है। तो इसमें भी वही सेम डेरिवेशन और वही सेम फॉर्मूला है, बस इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज गिवन बाय द रेड लाइन। तो फॉर्मूला सेम है, बी वेक्टर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय 2 पाई r। इसमें लेंथ फिक्स हो जाती है, सो स्मॉल n इज गिवन बाय n बाय 2 पाई r। ठीक है, तो ये खत्म हो गया हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बचे हुए टाइम में तो खत्म हो नहीं पाएगा। तो जितना हो जाता है उतना कर लेते हैं, बाकी मॉडर्न फिजिक्स से थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि फैराडेज लॉज क्या है और लेंस लॉ क्या है। तो इसमें पहले आपको
पता होना चाहिए व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स इज द इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. तो अगर कोई एरिया ए है हमारे पास और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी है पूरे एरिया ए में, then the magnetic flux will be given by the product of B vector and the area vector. So phi will be equal to BA. अब Faraday's law कहता है कि अगर ये फ्लक्स चेंज हो रहा होगा through a loop, then an EMF will be induced in the loop whose value will be equal to minus d phi by dt. तो अगर ये फ्लक्स कम हो रहा है तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि इसको फ्लक्स को वापस सेम वैल्यू मिला है. तो ये माइनस साइन बेसिकली आपको कहता है कि जो करंट इंड्यूस होगा दैट विल ओपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दैट इज आल्सो नोन एज द लेंज लॉ. ओके, तो ऐसा करते हैं, इसको हम बाद में करते हैं क्योंकि बहुत सारा चैप्टर अभी बचा हुआ है और जल्दबाजी में समझ में नहीं आएगा ठीक से. तो नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर लेंगे. अभी हम यहीं पे एंड करते हैं क्लास को.